इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा सरकार की पहल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति का गठन। जैसा आप जाना है किसान भाइयों के किसान भाई बहुत मेहनत करें खेतों में और दिन रात एक करके जो है फसल से अच्छा उत्पादन लेने का प्रयास करें हैं। तो इसी तरह प्रयास में सरकार भी प्रयास करे है कि किसान भाइयों को जो है उनकी फसल का जो है एक अच्छा कीमत मिले, लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसलिए हर साल जो है सरकार भी इस दिशा में बहुत से कदम उठावे है और किसान भाइयों के अच्छे कीमत के लिए, लाभ के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करे है, जिसमें कुछ समिति का गठन कराया जाए है जो कि जिसके आधार पर जो है ये मूल्य निर्धारित करे हैं। तो इस विषय पर करेंगे चर्चा, इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और इसके साथ ही किसान भाइयों खेती बाड़ी से लग दे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा सरकार की पहल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति का गठन। जैसा किसान भाइयों हम चर्चा कर रहे थे कि किसान भाइयों के जो फसल है उसका उत्पादन जो मिल रहा है कि उसको सही मूल्य मिले, सही कीमत मिले, इस दिशा में जो है सरकार समय समय पर बहुत से कदम उठावे है। और उसी दिशा में जो एक सही कदम है और बढ़िया कदम रहा है वो है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। तो इसमें भी कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यह जो निर्धारित करे जाएँ कि न्यू कह लें हम कि हर साल जो देखा जाए है विपणन सत्र 2022-23 के दौरान भी रबी फसलों के लिए भी या और दूसरी चाहे वो किसी भी मौसम की है, रबी की हैं, खरीफ की हैं, फसलों के लिए अनुमोदित जो आ जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा या फिर उसके बराबर लगाया जाए और किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, चाहे वो धान है, गेहूं है, सरसों है, रेपसीड हैं, मसूर, दलहनी फसलें हैं जिस तरह के मसूर, चना वगैरह आ जाएँ या फिर जौ वगैरह, हर एक पे जो है उनको एक बेहतर मूल्य मिले। और भारत सरकार की नीतियों और किसानों के कल्याण के लिए पिछले कुछ सालों में भी लिए गए जो निर्णय हैं उनके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि रही, सुधार हुआ और उल्लेखनीय सुधार उसमें देखा गया। और कोविड-19 वैश्विक महामारी के बावजूद भी कृषि विकास में लगातार यानी कहें कि निरंतर वृद्धि हुई है। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो माना जा है कृषि मूल्य नीति का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और इसका लक्ष्य किसानों को समर्थन मूल्य और उपभोक्ता को जो वहनीय मूल्य सुनिश्चित करना है। और भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल जो है बुआई के मौसम की शुरुआत में अनाज, दलहन, तिलहन
वाणिज्यिक फसलों जैसे कि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करना संबंधित राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों से विचार विमर्श करने के बावजूद करे है। और इसमें जो इस तरह से एक समिति बन जाए, उसमें हर तरह के उच्च अधिकारी या फिर न्यू कह लें वैज्ञानिक भी, कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और जो हमारे किसानों के संगठन हैं उनके नुमाइंदे भी जो हैं इनके साथ जुड़े हैं, जिसके आधार पर निर्णय लिए जाएं कि कौन सी फसल का क्या मूल्य जो है वो निर्धारित किया जा सके है। और इसमें जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों से विचार विमर्श करने के बाद जो है इसका निर्धारण करे है सरकार। और इसमें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन और तिल जैसी खरीफ फसलों के लिए भी जो है इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करी जाए। और जिन रबी फसलों के लिए जो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करी जाए, उनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों, कुसुम, तोड़िया वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा खोपरा और जूट के लिए भी जो है एमएसपी और गन्ने के लिए जो है उचित लाभकारी मूल्य जो है, जो कि एफआरपी के नाम से जाना जाए, उसकी घोषणा भी जो है करी जाए। आमतौर पर देखा जाए कि चाहे वो रबी सीज़न के लिए एमएसपी की घोषणा कर रहे हैं तो उसके लिए उस बुआई के सीज़न के दौरान जो है उसमें घोषणा कर दे हैं। और इसमें एमएसपी तय करने के लिए जो सीएसीपी के जरिए जिन कारकों पर गौर किया जाए है, उनमें उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमत और मांग आपूर्ति की स्थिति, फसलों के बीच मूल्य में समानता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच में व्यापार की शर्तें भी उसमें शामिल करी जाएं। और इसी तरह से जो देख रहे हैं कि रबी विपणन सत्र जो 2022-23 के लिए नामित रबी फसलों के लिए अनुमोदित एमएसपी उत्पादन लागत के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा या फिर बराबर है। और उसमें जैसा हमने जिक्र किया कि जैसे गेहूं में 100%, रेपसीड सरसों में 100% के मामलों में किसान की उनकी उत्पादन लागत के मुकाबले सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद उसमें हो जाए। और इसी आधार पर देखें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों के निर्धारित करे जाएँ, जो उस पर एक नज़र दौड़ावें तो उसमें देखेंगे आप जैसे धान का जो अब 2022-23 के लिए मूल्य निर्धारण जो कराया जाए है सामान्य किस्म का, उसमें 2040 रुपये है, जिसमें कि एमएसपी में 100 जो है शुद्ध वृद्धि देखी जा है और 50% तक जो है लागत पर मुनाफा मिलेगा। और धान ग्रेड ए में 2060 रुपये, इसमें भी जो एमएसपी पर जो है वृद्धि देखी जा रही है। और ज्वार हाइब्रिड जो आ जा है 2970 रुपये, जिसमें 232 रुपये की वृद्धि जो देख रही है जो पिछले सालों के दाम रहे। और बाजरा 2350 रुपये, इसमें भी 100 की। और रागी 3578 रुपये, 201 रुपये के करीब। और मक्का 1962 रुपये, इसमें 92 रुपये तक जो है वृद्धि देखी जा रही है। तुर अरहर जो 6600 रुपये है, इसमें 300 रुपये तक जो है उसमें एमएसपी में वृद्धि देखी जाए। और इसी तरह से जो दलहनी फसल मूंग है उसमें 7755 रुपये, 480 रुपये की वृद्धि। और जी उड़द में 6600 रुपये है तो 300 की वृद्धि दिख रही है। और मूंगफली में 5850 रुपये तो उसमें 300 की वृद्धि है। इस तरह से जो अलग जो तिलहनी फसलें भी हम लें, जैसा मूंगफली का जिक्र कर रहे थे, इसमें सूरजमुखी के बीज पे जो देखें तो 6400 रुपये और वो उसमें 385 की वृद्धि दिखाई दे रही है। और सोयाबीन जो पीले रंग में आवे 4300 रुपये है, 4300 रुपये तो उसे 350 रुपये की वृद्धि है। और तिल में 7830 रुपये तो 523 रुपये की वृद्धि जो है इसमें देखी जा रही है। तो इसमें देखें कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जो देखेंगे तो हमने जो मूल्य में वृद्धि है वो जो निर्धारित मूल्य करे गए हैं वो उसमें अच्छा खासा जो है फ़ायदा किसान भाइयों को दिखाई दे रहा है, जिसमें उत्पादन लागत के लिए जो है फ़ायदा मिल रहा है और बढ़वार हो रही है, जिससे कि किसान भाई जो हैं अच्छे से ज़्यादा जो है इस दिशा में कदम उठावें और ज़्यादा से ज़्यादा इन फसलों की तरफ जो है अग्रसर हों और उन फसलों को आगे लेकर बढ़वार उनमें करेंगे। और इसके साथ साथ या तो हम बात कर रहे थे कि सरकार की जो पहल है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए समिति का गठन कराया जाए, उसका उद्देश्य यही रहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उनकी उत्पादन लागत का मुनाफा उनको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है किसान भाई इससे उठा के जो प्रगति करते रहें।
और इसके साथ साथ भाइयों करेंगे चर्चा कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो है कि प्राकृतिक खेती है क्या और सरकार जो है इसमें क्या पहल कर रही है, इस विषय पे जो है करेंगे चर्चा। जो जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात करें तो प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जा सके। इसमें केवल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाए। प्राकृतिक खेती कई दूसरे लाभ देखें जो उसमें, जैसे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत आधार प्रदान करे है। प्राकृतिक खेती प्राकृतिक या परिस्थिति की जो प्रक्रियाएं हैं जो खेतों में या उसके आसपास मौजूद हैं उसके ऊपर ज़्यादातर आधारित रहे और भारत में प्राकृतिक खेती वर्षों से होती आ रही है। समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास कार्य हुए तो जो अलग से जो नए आधुनिक तौर तरीके आए उनका भी समावेश इसमें होता चला गया। पर जो हमारे मूल रूप से प्राकृतिक खेती के रूप लें, चाहे वो हमारा गुजरात का ले लें, दक्षिण भारत के राज्य ले लें, आंध्र प्रदेश ले लें, तो उधर में देखा गया है या उत्तर भारत के राज्यों में भी देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक खेती का प्रचलन जो पुराने समय से रहा है। पर समय के साथ साथ उसमें हल्का सा परिवर्तन जो देखने में आया, उस प्रभाव को देखते हुए जो अब फिर पुनः जो है देखा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो रासायनिक खादों का बढ़ता इस्तेमाल है उसके कई कुप्रभाव देखने में आए, चाहे वो खेत के ऊपर हैं चाहे वो मनुष्य के ऊपर हैं। तो इसीलिए जो देखा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती के स्वरूप और पद्धति को जो है पुनः पहचान देने के लिए इसकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट आ गया, जिप्सम आ गया, इसके जरिए पौधों को जो है पोषक तत्व दिए जाएं। और प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशक के जरिए जो है फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जा सके। और इसीलिए देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से खेती में काफ़ी जो गिरावट जो आ रही थी या न्यू कह लें कि थोड़ा नुकसान जो देखने को मिल रहा था, इसका मुख्य कारण दिख रहा था कि हानिकारक कीटों का जो है वो कीटनाशकों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा था और इससे लागत भी बढ़ रही थी। तो भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं जो काफ़ी नुकसान भरे उसके हैं। तो रासायनिक खेती से प्रकृति में और मनुष्य के स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है उसको रोकने के लिए और उसको सुधारने के लिए देखा जाए है कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाया जाए। और इसी में जो है ये देखा जाए है कि खेती में खाने पीने की चीज़ें काफ़ी उगाई जाएँ जिसे हम इस्तेमाल करें हैं। इन खाद्य पदार्थों में जिंक, आयरन जैसे कई सारे खनिज तत्व मिले हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो रासायनिक खाद और कीटनाशक के इस्तेमाल से खाद्य पदार्थ अपनी गुणवत्ता खोते हैं जिसका कि हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ा है। तो इसी को दूर करने के लिए और प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार भी इस दिशा में बहुत से कदम उठा रही है। जगह जगह पे जो है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और कि किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाए और किसान जो है किस तरह से अपने जो है प्राकृतिक खेती के स्वरूप को जो है दोबारा से कायम कर सके हैं, उसकी तरफ लौट सके हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हैं। इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे जा रहे हैं, क्योंकि चाहे सरकार हर गांव में, पंचायत में, ब्लॉक स्तर पर, जोनल लेवल पर देखा जाए, खंड क्षेत्र पर देखें, ये कोशिश रहे कि हर इलाके में, क्षेत्र में कम से कम 75 किसान जो है प्राकृतिक खेती को अपनावें और उसमें जैसे गुजरात का सूरत मॉडल आ जाए जहाँ किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपना के अपनी आमदनी भी बढ़ाई, अपनी ज़मीन और मिट्टी का जो प्राकृतिक उर्वरक शक्ति थी उसको बरकरार कराया और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा कराया, जिसकी तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो इसीलिए ये कहा जाए है कि देश भर में या जगह जगह जहाँ भी किसान खेती से जुड़े हुए हैं दोबारा जो है धीरे धीरे अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और उसके आधार पर जो है खेती को प्राकृतिक स्वरूप में ला के और उससे बेहतर उत्पादन लिया जा सके, क्योंकि इस पद्धति में हरी खाद, गोबर की खाद को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए बजाय के जो कृत्रिम खाद्य हैं उनके या रासायनिक खाद्यों के इस्तेमाल के। और दूसरा इसका ये भी है कि धरती में जो है छोटे प्राणी हैं, केंचुए हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो जो है नष्ट नहीं होंगे, वो बरकरार रहें और वो प्राकृतिक रूप से धरती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करें। और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संतुलन है जो पर्यावरण का
वो भी जो है बने रहे है और उसमें जो है कोई उसका कुप्रभाव जो आसपास का पर्यावरण है या मनुष्यों के स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका कोई कुप्रभाव देखने में नहीं होगा। तो इस तरह से जो हम आगे बढ़ेंगे और साथ साथ जो है ठीक है कि समय के साथ विकास के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ाना भी है और उसके साथ साथ हमने नई पद्धतियों को भी अपनाना है, परंतु प्राकृतिक कृषि को भी नए रूप में हम अपना के और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो सके हैं। तो भाइयों, या तो करी हमने चर्चा प्राकृतिक खेती के ऊपर और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोग। एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ, किसी शराप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। देश मालवा जिस घाट पे बकरी पानी पीती उसी पे शेर पिया करता। शीलवती पानम दे रानी घर पे नारपति भरता। जेठे बेटे हुए बरथरी दुनिया में चक्कर फिरता। मैं नावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता रे। मैं नावंती कन्या जन्मी रूप देख चंदा डरता। ओ पापर पुण्य तोल्या करते जैसे चकवा बन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। एक मैं नावंती कन्या जन्मी दिन दिन कला सवाई थी। दारा नगर के पद्म सेन के जिसकी हुई सगाई थी। वेद विधि और धूमधाम से रंग ठाटते ब्याई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद चंद्रावल कन्या जाई थी। जिसके जन्मे गोपी चंद्रावल कन्या जाई थी। अरे इतना अरसा बीत भूप के कुछ बीमारी खान होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया। गाम के गोरे बने सरोवरी करके वृक्ष खड़े छाया। एक जनाना एक मर्दाना करोड़ रुपया खुलाया। मर्दाने में रानी नाई जनाने में राजा नाया। राजा रानी नाया करते
ईश्वर की फिरगी माया रे राजा रानी नाया करते ईश्वर की फिरगी माया। अरे राजा की ते रानी बन गई फिर रानी का गुडमैन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा कंदरवे सैन होया। स्वर्गवास हुआ बड़ा भाई धूप बरछरी सब विद्या में पास होया। एक पिंगला रानी थी घर में भाई जिसके कारण नाश होया। धर्म का राज करया करे थे फिर इंद्र का प्रकाश होया। धर्म का राज करया प्रकाश होया। मंगेरा में सदा दिन पे दिन नू भक्ति के मरण होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गुजरव सैन होया। देश मालवा राजपुताना रमणीक सैन उज्जैन होया। किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गुजरव सैन। देश मालवा राजपुताना, ये तो सुनिए रागनी पवन कुमार गौड़ की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा के मौसम की जानकारी पे कि आज का मौसम का क्या मिजाज रहा। आज अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने की भी संभावना बनी रहेगी। और कल का जहां तक कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा रोगों से बचाव। और एक जानकारी देंगे कृषि के लिए उपयोगी मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं इस विषय पे। और अब करेंगे चर्चा के क्या उद्देश्य है IYOM 2023 का, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का जो है क्या उद्देश्य बना है। और 2023 को जैसा आप जाने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो इस दिशा में जो है कदम काफ़ी उठाए जा रहे हैं। और मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया। और इसमें जो है 70 से भी ज़्यादा देशों ने जो है इसका समर्थन किया था। और उसका उद्देश्य यही था कि बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इसकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मोटे अनाज या कदनन जिसने कहते हैं यानी मिलेट्स ने, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सावा वगैरह जो आ जाए, या फिर इसमें छोटा बाजरा, कोदो बाजरा, टेफ बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और प्रोसो बाजरा वगैरह, कई तरह के रूप में जो इसको देखा जा है जो इस्तेमाल कराया जाए, इनका जो है अच्छी तरह से इनको शामिल कराया जाए खाद्यान्नों में। और इसके साथ साथ ये भी आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भूख को मिटाने के लिए और दुनिया भर में कुपोषण के सभी प्रकारों की रोकथाम की आवश्यकता को जो है मान्यता देते हुए 2016 से 2025 तक पोषण पर जो है संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक के रूप में भी बनाने की घोषणा करी थी। और जो देखें कि इसमें नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी करे और इस साझेदारी के तहत जो है मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने पर ध्यान भी काफ़ी दिया गया।
और कदनन फसलों यानी कि मिलेट्स के महत्व को जो है दुनिया भी समझने लग गई है। और भारत में उपजाई जाने वाली मोटी फसलों में छिपी स्वास्थ्य खूबियों को जानकर दुनिया भर के देश जो हैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इसीलिए जो देखा जा रहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी यानी यूएनओ ने अपने खाद्य कार्यक्रम में मोटे अनाजों को प्रोत्साहन को शामिल कर लिया है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदनन वर्ष यानी कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स भी जो है इसको घोषित कराया गया है। और इसी में ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, यानी कि खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए जो है पोषक अनाज यानी बाजरा के योगदान के बारे में जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, और राष्ट्रीय सरकारों सहित जो है सभी हितधारकों को जो है बाजरा के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी काम करने के लिए प्रेरित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य माना जा है। और इसमें यह भी है कि अनुसंधान भी बढ़ाया जाए, विकास और विस्तार सेवाओं से भी इस पर ध्यान केंद्रित करा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जो मोटा अनाज है जो कि पोषकता के रूप में जो काफ़ी अच्छे और उत्तम माने जा हैं, और दुनिया भर में जो है 131 देशों में लगभग जो है इसकी खेती करी जा सके है। और एशिया, अफ्रीका जैसे देशों में जो है काफ़ी मात्रा में इसको एक अनाज को जो हमारी खुराक का एक हिस्से के रूप में जो है इसको इस्तेमाल कराया जा सका है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी तरफ ज़्यादा प्रयास करे जा रहे हैं। और इसीलिए जो है सन 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि कदनन वर्ष के रूप में जो है मोटे अनाज के रूप में जो है इसको मनाया जा रहा है। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत फसलों में परागण क्रिया के लिए मधुमक्खी वंशों का प्रबंध। कि किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि फसलों के अच्छी पैदावार के लिए जो है उसमें जो मधुमक्खी है, कहने को तो एक छोटा सा जीव है, पर उसकी दक्षता, उसकी परागणकर्ता को देखें, उसकी क्षमता को देखें, वो बहुत ज़्यादा अहम मानी जाए। क्योंकि इन्हीं के ज़रिए जो है जो फूलों वाले पौधों में बीज और फल बनाने के लिए परागण क्रिया बने हैं, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब फूल में परागण उसी के पराग के जरिए होगा, अर्थात नर भाग से परागण उसी फूल के मादा भाग तक पहुँचे हैं, तो इस क्रिया को स्वपरागण भी कहते हैं। और जब एक परागण एक ही पौधे से दो फूलों या एक ही जाति के दो पौधों के बीच में होगा, तो इस क्रिया को परपरागण भी कहते हैं। तो इसमें जलवायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से, या फिर दूसरे कीटों के माध्यम से, या और इन कीटों में सबसे जो है मधुमक्खियाँ सबसे भरोसेमंद परागणकर्ता के रूप में माना जाए। क्योंकि मधुमक्खियाँ सामाजिक प्राणी हैं, वे अपनी ज़रूरत के अलावा मधुरस, शहद वगैरह या पराग को अपने शिशुओं के पालन के लिए भी इकट्ठा करेंगे। और मधुमक्खियों के शरीर पर बहुत संख्या में बाढ़ होने के कारण वे ज़्यादा मात्रा में पराग इकट्ठा कर सके हैं। मधुमक्खियों को ज़रूरत के अनुसार परागण की करने वाली जो प्रक्रिया है उसके साथ जोड़ा जा सके है, और उससे जो हमारी फसलें हैं वो और ज़्यादा उत्पादन उसमें करने में सहायक होंगी। क्योंकि एकीकृत फसल उगाने से परागणकर्ताओं की भोजन की आवश्यकता जो है पूरी नहीं होती, और इस कारण से उनकी संख्या को में कई बार कमी आ जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए भी जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लेनी पड़ेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जिससे कि मधुमक्खियों में पराग एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा। और वो बढ़ावा मिलेगा तो जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतना ही ज़्यादा हमारी फसलों का भी उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, जो सही परागण होगा, और मधुमक्खियाँ उसमें अपना सही योगदान समय समय पर देती रहेंगी। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।